हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का अनन्य भाग कौन नहीं है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा कि संसद का अनन्य भाग यहाँ पे उपराष्ट्रपति नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि जब हम भारतीय संसद के संदर्भ में बात करते हैं तो भारतीय संसद का उल्लेख ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। और ये आप जानते हैं कि भारतीय जो संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। किससे दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। ये हो जाएगा आपका राज्यसभा, ये है आपका लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के भारतीय संसद का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। और ये आप जानते हैं कि राज्यसभा का उल्लेख ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख किसमें दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में मिलता है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के क्या बनती है? संसद का निर्माण होता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो मूल कर्तव्य संसद में संविधान में ये कब जोड़े गए हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1976 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आप जानते हैं दोस्तों कि मूल संविधान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, इनका प्रावधान नहीं किया गया था। 42वें क्रम का क्या होता है दोस्तों? संविधान में संशोधन होता है। और 42वें क्रम का संविधान में संशोधन 21 वर्ष होता है, वर्ष 1976 में होता है। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में क्या होता है? मौलिक कर्तव्यों का समावेश होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व पूछा गया है आपके लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए है इसका महत्व? राज्यों के लिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अभिग्रहित किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये आप जानते हैं कि भाग 1 में संघ एवं राज्यों का उल्लेख मिलता है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, भाग 4 में मिलता है हमारे किसका? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें किसके लिए महत्व होता है? तो राज्यों के लिए महत्व होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में आदेश देने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें दोस्तों? भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान समय में देश के नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह आपको बता दें दोस्तों कि हमारे मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं, इसलिए न्यायपालिका क्या हो जाएगी? हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित है। तो समानता का अधिकार ये संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है दोस्तों? तो आपका
सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये आप जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 14 में उल्लेख मिलता है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत मिलता है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत मिलता है। तो ये है हमारे समानता का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी वर्णन है। तो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, संघ लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, इनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में मिलता है। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 320 में मिलता है। और ये आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। यानी भारत का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315 में मिलता है। और वहीं अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह का अंतराल होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तब आपका आंसर हो जाएगा राज्य कार्यपालिका शक्ति ये आपका राज्यपाल में निहित होती है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति ये क्या होता है? इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है और भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है दोस्तों। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है सशस्त्र सेनाओं का? आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी 3 प्रकार की सेवाएं होती है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो अभी हम चर्चा कर रहे थे, अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। भारत छोड़ो का जो नारा है ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम है। और ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत सबसे पहले ये किस वर्ष गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1896 में। और कहाँ पे गाया गया था दोस्तों? तो कलकत्ता में गाया गया था। 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये हो जाएंगे आपके चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के दौरान यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? तो स्वतंत्रता
के दौरान यानी 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ है और उस समय यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सरकार थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुसलमानों की उच्च शिक्षा हेतु पथ प्रदर्शक बने। तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए अहम कदम किसके द्वारा उठाए गए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है आपसे, तो आपका राइट आंसर होगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस इसके लेखक कौन है? आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला जो जन भाषण है ये दिया गया है दोस्तों वाराणसी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी जी को किस किस उपनाम से जानते हैं? तो नंगा फकीर महात्मा गांधी को कहते हैं। और किसके द्वारा कहा गया है? तो चर्चिल के द्वारा कहा गया है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं किसके द्वारा कहा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में महात्मा गांधी का जन्म होता है। ये आप तमाम जानकारियाँ ध्यान रखनी है दोस्तों आपको। अगला प्रश्न है आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय आज़ाद हुए हैं कब? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.वी. कृपलानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ है? तो 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ है? आपका राइट आंसर होगा तीसरे क्रम का गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में आयोजित हुआ है दोस्तों। ये आपको बता दें कि इंग्लैंड में कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं? तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और पहला जो गोलमेज सम्मेलन है ये वर्ष 1930 में होता है, दूसरा 1931 में होता है, तीसरा 1932 में होता है। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस ये कब मनाया था दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना ये होती है दोस्तों वर्ष 1906 में। कब होती है दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में होती है। और किस स्थान पर होती है? तो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया है? तो 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? तो दोस्तों 1932 में पूना समझौता महाराष्ट्र के पूना में, महाराष्ट्र के पुणे में 1932 में एक समझौता होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है दोस्तों? सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको CSO के नाम से भी जानते हैं की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना ये कब होती है दोस्तों? वर्ष 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ड्रेन का सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। और दादा भाई नौरोजी को आप
किस नाम से जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं क्या? तो ये कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति ये कब गठित होती है दोस्तों? वर्ष 1949 में गठित होती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PVKRV राव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान पूछा गया है तो वो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम होता है। और सर्वाधिक जो योगदान है ये वो हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र का, या फिर आप कहें तृतीयक क्षेत्र का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो पत्र मुद्रा का चलन सबसे पहले ये कब शुरू हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1806 में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो अंतिम बार पूछा गया है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1991 में भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो वर्तमान समय में देश में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं? आपका आंसर हो जाएगा 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। और ये आप जानते हैं कि देश का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये किस वर्ष होती है दोस्तों? तो वर्ष 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। और वर्तमान समय में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 56। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो नाबार्ड की स्थापना ये कब होती है दोस्तों? 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। और ये आप जानते हैं कि नाबार्ड इसका पूरा नाम क्या होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर कीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना होती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना होती है दोस्तों। नाबार्ड का पूरा नाम होता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्या होता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का ये पूरा नाम होता है। और छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना होती है 1982। आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, तो भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संक्षेप में आरबीआई बोलते हैं। और ये आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना ये कब होती है? तो 1 अप्रैल, कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई का मुख्यालय ये मुंबई में अवस्थित है। तो आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है? मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंकर के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये होती है दोस्तों वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर बी सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हम मानव अधिकारों का प्रहरी के रूप में भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि मानव अधिकारों का प्रहरी किसको कहा जाता है, किस आयोग को बोलते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है वो कब हुई थी? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है पंचायतों से संबंधित अनुसूची है, तो पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी होगी इन चारों में से? आपका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची, ये पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची इसका समावेश 1951 में होता है। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रणाली का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची ये हो जाएगी आपकी पंचायतों से संबंधित। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या
निर्धारित कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, यह निर्धारण करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है और भारत का एक राष्ट्रपति होता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये किसके द्वारा की जाती है? आपका राइट आंसर है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री क्या करते हैं दोस्तों? शपथ लेते हैं। और प्रत्येक राज्य के लिए मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है वो आपको ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का नेता कौन होता है? आपका राइट आंसर है दोस्तों, विधानसभा का नेता होता है कौन? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नागरिकता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका राइट आंसर होगा, नागरिकता की बात की गई है तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में और अनुच्छेद 320 में मिलता है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 320 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। वहीं जब हम राज्यों के संदर्भ में बात करते हैं तो राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होती है और राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 170 के तहत विधान सभा का गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार ये वर्ष 1926 में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में निर्वाचन सूची, जिसको हम नामावली सूची के रूप में भी जानते हैं, तो ये तैयार करने का काम कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसको हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है दोस्तों वो भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। किस भाग में? भाग 15 में किया गया है। और ये आप जानते हैं कि संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है, कुल अनुच्छेद कितने हैं, कुल अनुसूचियां कितनी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है? तो किस युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है, मुगल वंश की नींव पड़ती है। और ये आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब होता है? तो 1526 में। कब दोस्तों? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और मुगल वंश के संस्थापक ये बाबर हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना ये कब होती है दोस्तों? वर्ष 1913 में गदर पार्टी अस्तित्व में आती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर भी कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।